अरे भाई क्लास तो अभी हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 150 तक हमने लास्ट टाइम में देखा था। और आप लोगों ने जवाब भी दिया था कि पीड़ित शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है। तो बेंजामिन मेंडलसोन को कहा जाता है। ये ऑप्शन आप लोगों ने सी को लगाया भी था जाते जाते। लास्ट टाइम में हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था 150 का सी वाला ऑप्शन। अब ये डीएसएसबी का पेपर आप देख रहे हैं, 2019 में ये सवाल पूछा गया था, सोशल वेलफेयर का था। आगामी 2024 में डीएसएसबी का सोशल वेलफेयर का एग्जाम होने वाला है ना। और इसी पर आज हम लोग जो है सोशल वेलफेयर ऑफिसर की बात आधार पे ही जो है आप लोगों से क्वेश्चनों पर बातचीत करेंगे। तो सवाल 151 से स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले मैंने आप लोग करवा दिया है। तो स्वयं को किसी और की स्थिति में कल्पना कर पाने की और दूसरे व्यक्ति के अनुभव को महसूस कर पाने की योग्यता डैश कहलाती है। 151 का सही जवाब सहानुभूति होगा। क्या होगा? एम्पैथी होगा। शायद ये भी सवाल हम लोगों ने खेल लिया था, नहीं किया था कोई बात नहीं, फिर भी हम इसको कर लेते हैं, है ना। तो एम्पैथी यानी एक प्रकार से समानुभूति को रिप्रेजेंट करता है, समानुभूति को प्रस्तुत करता है। ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे एम्पैथी सिंपल शब्दों में किस चीज़ों को रिलेट करा सकता है कि वह व्यक्ति होता है समानुभूति के अंतर्गत जिसके पास दूसरे व्यक्ति की दृष्टि को समझने में अत्यधिक विकसित क्षमता को या उस महसूस वाली क्रिया को रिप्रेजेंट करता है। तो स्वयं को, ठीक है, और किसी की स्थिति में कल्पना कर पाने की और दूसरे व्यक्ति के अनुभव को महसूस कर पाने की, दूसरे व्यक्ति के जो कल्पना है उसको महसूस करने की बात कर रहा हूं मैं, तो उस कंडीशन में उसको समानुभूति कहा जाता है, उसको एम्पैथी कहा जाता है। तो जो ऑप्शन आपका यहां पे सी है वो ऑप्शन आपका करेक्ट है। सहनशीलता को हम लोग सहिष्णुता भी कहते हैं और इसी को हम लोग टॉलरेंस कहते हैं। सहिष्णुता सहनशीलता बात एक ही होता है। टॉलरेंस कहते हैं उन भावनाओं, आदतों, विश्वासों को स्वीकार करने की इच्छा जो आपसे भिन्न है, उसे टॉलरेंस कहेंगे। यानी एक प्रकार से उन शब्दों में रिप्रेजेंट होता है। एक इमोशनल इंटेलिजेंस होता है जिससे हम लोग भावनात्मक या भावनात्मक बुद्धि कहते हैं। और आप सबको पता होगा कि भावनात्मक बुद्धि खुद की और दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखना और उन्हें समझना और उनकी सच्ची प्रेरणाओं, जरूरतों, उद्देश्यों और इच्छाओं को पहचानने की क्षमता को हम लोग भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहते हैं या बुद्धि कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से इस शब्द को रिलेट कराया जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग को महत्वपूर्ण सोच भी कह सकते हो या आप इसे गहन सोच भी कह सकते हो। दूसरों के साथ काम करने और प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम होना गहरी सोच कहलाती है। ठीक है, सक्रिय रूप से सुनना या प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण या आप स्पष्टीकरण को भी इसमें शामिल कर सकते हो। परंतु सवाल यह है कि स्वयं को किसी और की स्थिति में कल्पना कर पाने की वजह और दूसरे व्यक्ति के अनुभव को महसूस कर पाने की योग्यता समानुभूति कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एम्पैथी इसको बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 152, लंबी अवधि के लिए पश्चिमी समाज के साथ सांस्कृतिक संपर्क के परिणाम स्वरूप गैर पश्चिमी समाज के मूल्यों, विचारधारा और प्रौद्योगिकी में आने वाला बदलाव किससे जुड़ा हुआ है? क्या पश्चिमीकरण से, धर्मनिरपेक्षताकरण से या संस्कृतकरण से या इनमें से कोई नहीं? जवाब बताना है। पश्चिमीकरण जवाब दिया यहाँ पे। देखिए भली भांति तरीके से आप जानते भी हैं पश्चिमीकरण का मीनिंग भी
कि पश्चिम देशों अर्थात यूरोप और अमेरिका की संस्कृति को स्वीकार करना, है ना। इसमें उन देशों का खाना पीना, पोशाक, रहन सहन इत्यादि चीजें जो है शामिल करता है पश्चिमीकरण में। तो पश्चिमी देशों अर्थात यूरोप और अमेरिका की संस्कृति को स्वीकार करने के अर्थों में रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो किसी देश, स्थान या व्यक्ति का पश्चिमीकरण उनकी संस्कृति में पारंपरिक विचारों और व्यवहारों को संरक्षित करने के बजाय यूरोप और अमेरिका के विशेष विचार और व्यवहार को अपनाने की जो प्रक्रिया होती है वही पश्चिमीकरण कहलाती है। तो लंबी अवधि के लिए कहा, पश्चिमी समाज के साथ सांस्कृतिक संपर्क के परिणाम स्वरूप गैर पक्ष में समाज के मूल्यों, विचारधारा, प्रौद्योगिकी में आने वाला बदलाव पश्चिमीकरण से जुड़ा हुआ है। और ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही है ना। यहां पर पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। परंतु एक धर्मनिरपेक्षतावाद आता है, या आप धर्मनिरपेक्षता भी कह सकते हैं या उसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो देखिए, धर्म के आधार पर राज्य द्वारा कोई भेदभाव ना हो, ये धर्मनिरपेक्षता है। यही तो धर्मनिरपेक्षता है कि नहीं। धर्मनिरपेक्ष प्राचीन अवधारणा है। धर्मनिरपेक्षता शब्द का सबसे पहले अगर किसी ने प्रयोग किया है तो उस विद्वान का नाम याद रखिएगा, जॉर्ज जैकब। जॉर्ज जैकब ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कब किया था? 1846 में किया था। ठीक है। 20वीं शताब्दी में चार्ल्स ब्रेडला का नाम आता है। 20वीं सदी में किसका नाम आता है? चार्ल्स ब्रेडला का नाम आता है। ठीक है। तो इनके साथ मिलकर धर्मनिरपेक्ष आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो धर्मनिरपेक्षता वह सिद्धांत है जो किसी राज्य को धर्म के मामले में तटस्थ बनाता है। धर्मनिरपेक्षता शब्द का अर्थ है जीवन के सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं से धर्म को अलग करना, है ना। धर्म को एक व्यक्तिगत मामला मानने जाने की प्रक्रिया में भारतीय संविधान कभी भी एक्टिव नहीं रहता है ना। तो धर्मनिरपेक्षता उसको इस शब्द में कहा गया। ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में पास भारत की संभावना में जो है प्रस्तावना में जोड़ा गया था पास शब्द, जिसको आप लोग कहते हो पास पंथनिरपेक्ष, ए अखंडता और एस समाजवाद। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इसके कारण संस्था ने सभी धर्मों को स्वीकार किया है और संसदीय कानूनों को लागू करना शुरू भी किया है। तो वो धर्मनिरपेक्षता करण भी कह सकते हो और उसे धर्मनिरपेक्षता भी रिलेट करा सकते हो। ठीक है। एक संस्कृतिकरण है। उम्मीद है कि संस्कृतिकरण शब्दों से आप सभी लोग भली भांति तरीके से परिचित होंगे, है ना। संस्कृतिकरण, देखिए, संस्कृतिकरण भारत में देखा जाने वाला विशेष तरह का एक सामाजिक परिवर्तन होता है ना। उसी को हम लोग संस्कृतिकरण कहते हैं। इसका मतलब वह प्रक्रिया जिसमें जाति व्यवस्था में निचले पायदान पर स्थित जातियां ऊंचा उठने का प्रयास करती हैं। ऐसा करने के लिए वे उच्च या प्रभावी जातियों के रीति रिवाज, संस्कृति या प्रचलनों को अपना लेती हैं। तो वह प्रक्रिया संस्कृतिकरण में रिप्रेजेंट होती है। ठीक है। तो यहां सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा और डी तो बेसिकली इसमें मेंशन है ही नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 153, या स्पष्ट रूप से नाम वापस लेना या भाग ना लेने की अधिकार का वर्णन करता है। इससे पहले कि उनकी प्रतिक्रियाएं अध्ययन में अभिलेखित की जाए तो वह विषय सूचना होगा, या सूचित की गई सहमति होगी, या प्रतिभागिता होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो जरा बताइए कि यह स्पष्ट रूप से नाम वापस लेना और भाग ना लेने के अधिकार का वर्णन कर रहा है और इससे पहले कि उनकी प्रतिक्रिया अध्ययन में अभिलेखित की जाए तो वह शब्द क्या कहलाता है? बताइए सर। ऑप्शन बी। ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। ओके।
बी ऑप्शन बेसिकली क्या कहता है, सूचित की गई सहमति, सूचित की गई सहमति, इन्फॉर्म कॉन्सेंट इसको हम कहते हैं, या सूचित सहमति का नाम हम लोग इसको देते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, इन्फॉर्म अगर मैं बात करूं इसमें, तो एक प्रक्रिया है जिसमें रोगियों को किसी चिकित्सा प्रक्रिया या उपचार या आनुवांशिक परीक्षण या नैदानिक परीक्षण के बारे में संभावित जोखिमों और लाभों सहित महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। उसी प्रक्रिया को सूचित की गई सहमति कहेंगे। तो यह स्पष्ट रूप से नाम वापस लेना या भाग ना लेने के अधिकार का वर्णन है। तो प्रतिभागिता तो बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि वो पार्टिसिपेट होता है। तो इस संबंध में वो सूचित की गई सहमति है। जैसे मान लीजिए कि एक कोई क्लाइंट आया, अब क्लाइंट आता है तो उसके साथ अभिभावक का भी होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अभिभावक वहां पर सूचना प्रस्तुत करेगा। मान लीजिए अगर आपके पास एक क्लाइंट आया, उसके पास 5 या 6 या 10 इयर्स का बच्चा है, तो उस कंडीशन में बच्चे की सूचना जो मिलेगी आपको, वो पूर्णतः रूप में नहीं मिलेगी। तो यही बात कह रहा है कि अब जो अभिभावक है वह स्पष्ट रूप से नाम वापस लेना या भाग ना लेने के अधिकार का वर्णन कर रहा है, तो वो सूचित की गई सहमति होती है ना। तो इस कंडीशन में अध्ययन की अभिलेखित की जाती है। अच्छा, उसका नाम होगा भाई, सूचना देने वाले अभ्यर्थी का नाम मिलेगा वहां पे, तो वहां पर ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट जवाब होगा आपका। लेकिन ऑप्शन जो पहला है वो सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन होगा। देखो, प्रश्न क्लाइंट के किसी प्रश्न ये नहीं कहा कि क्लाइंट की कोई पर्टिकुलर समस्या पर बात की हो। अगर क्लाइंट की किसी पर्टिकुलर समस्या की बात जब होती है ना, तो उस कंडीशन में, ठीक है, उस कंडीशन में हम विषय सूचना को शामिल कर लेते हैं। अब क्लाइंट की प्रतिभागिता की बात होती, किसी कार्यों में एक्टिविटी की बात संचालन होता है, तो लोगों को जोड़ने के रूप में होता है, या ग्रुप या कम्युनिटी में, तो वो प्रतिभागिता बनती है, यानी पार्टिसिपेट बनता है। तो सही जवाब इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर करेक्ट होगा, यानी कि बी ऑप्शन सत्य माना जाएगा आपका। ठीक है, बी वाला जो ऑप्शन है यह आपका सत्य माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154, डैश का सिद्धांत है पावलाव और थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक है, प्रतिपादन अध्ययन और अनुकूलन के सिद्धांतों पर आधारित है। देखो, ऑप्शन ए कहता है कि व्यवहार संशोधन है, ऑप्शन बी कहता है सामाजिक नियंत्रण है, ऑप्शन सी कहता है ए और बी, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। जवाब क्या होना चाहिए 154 का? सर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ओके, देखिए, आप सब भली भांति तरीके से जानते हैं पावलाव के बारे में और थॉर्नडाइक के बारे में, है ना। थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत देते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में पुरस्कार स्थितियों को भी शामिल कर लिया, है ना, जबकि पावलाव ने उत्तेजना यानी स्टिमुलस के प्रति केवल प्रतिवर्ती प्रतिक्रियाओं को अध्ययन किया, यानी रिस्पॉन्स का अध्ययन किया, प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया। तो इन दोनों के संबंध में कार्य तब होगा जब व्यवहार वहां पे संशोधित होगा, जब सामाजिक कंट्रोल यानी सोशल कंट्रोल होगा। तो ऐसी कंडीशन पर ये चीजें देखने को मिलेगी। तो हालांकि इवान पैट्रिक पावलाव की जो थ्योरी थी वो थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, वो आदत पर आधारित थी। वो मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर ड्रग्स का, अल्कोहल का, किसी चीज की अगर हैबिट बन गई है, तो उसकी अगर आदत फिनिश करनी है, समाप्त करनी है, तो आपको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी लागू करनी पड़ेगी। अगर आपको उसके व्यवहार में परिवर्तन करना है, तो थॉर्नडाइक की थ्योरी आप लागू कर सकते हो। उसे व्यवहार संशोधन का पार्ट कहा जाता है, लेकिन व्यवहार संशोधन के जनक बीएफ स्किनर ही हैं। तो इन्होंने बेसिकली पुरस्कार दिया, कहा भाई कि भाई अगर रेनफोर्समेंट मिलेगा, रेनफोर्समेंट का मतलब होता है एक प्रकार से रिवॉर्ड, पुरस्कार, पुनर्बलन होता है ना। और पुनर्बलन किसी को मिलेगा तो अपने व्यवहार में वो परिवर्तन करेगा, है ना। आप लोगों को ही अगर मान लीजिए यहाँ पे प्राइज दिया जाए कि आप इस क्रिया को करेंगे तो आपको ये प्राइज दिया जाएगा, तो आप उस क्रिया को भली भांति तरीके से करेंगे।
तो वही प्रतिक्रियाएं हैं। और इस तरीके का इवान पैट्रिक पावलोव ईएल थोंडाइक महोदय द्वारा जो अनुकूलन के सिद्धांतों की बात की गई है, उस क्रिया में अगर मैं जिक्र करता हूं तो नाम रिप्रेजेंट होता है व्यवहार संशोधन भी और सामाजिक नियंत्रण भी, दोनों चीजें यहां पर शामिल है। ठीक है, तो ट्रायल एंड एरर की थ्योरी किसके द्वारा दी गई? बीएफ ट्रायल एंड एरर की थ्योरी थॉर्नडाइक। हाँ, प्रयत्न एवं जो है त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है, या त्रुटि या प्रयास का सिद्धांत भी कहा जाता है। सामाजिक कंट्रोल भी उसी संबंध में आपको देखने को मिल जाएगा। ये दोनों बातें इवान पैट्रिक पावलोव की भी थ्योरी में देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारे सामने है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर की पुस्तक है एक। इस पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको बताना है ना। ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, चार्ल्स कूले, CH कूले आप लोग कहते हो। और मैंने पहले भी इनके बारे में बताया भी है कि इन्होंने कहा है सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण क्रियाओं को देखते हुए कि सभ्यता के ज्ञान के आधार का हिस्सा है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को। और यह कॉन्सेप्ट सन 1902 में संचालित की गई थी। कब संचालित हुई थी? 1902 में। 1902। हर्टन कोले, बिल्कुल। मानव प्रकृति और सामाजिक व्यवस्था, इसको क्या कहा जाता है हिंदी में? मानव प्रकृति और सामाजिक व्यवस्था के बारे में जिक्र करते हैं ये चार्ल्स हर्टन कूले महोदय। तो इस चीज को आप यहां पर ध्यान में रख सकते हैं। और इन्होंने कई अध्यायों में इसके बारे में भी जिक्र किया हुआ है। ठीक है, और यह प्रतिक्रिया लगभग अगर हम बात करते हैं तो कुल टोटल इन्होंने जो जिक्र किया है 12 अध्यायों में इस किताब को मेंशन किया है। 12 अध्याय। ठीक है, पहला अध्याय इसके अंतर्गत अगर शामिल होता है तो वो समाज और व्यक्ति शामिल होता है। ठीक है, एक जैविक संबंध है समाज और व्यक्ति, वे एक ही चीज के पहलू हैं, उन्हें विरोध में स्थापित करने का भ्रम या इस भ्रम के विभिन्न रूप, जहां परिचित प्रश्न और उनका उत्तर कैसे दिया जा सकता है, इसके बारे में जिक्र किया गया है पहले अध्याय में समाज और व्यक्ति के साथ। दूसरा अध्याय सुझाव और विकल्प है। तीसरा सामाजिकता और व्यक्तिगत विचार शामिल किया गया है। चौथा सहानुभूति या समाज के एक पहलू के रूप में समझ को विकसित किया गया है। मैं का अर्थ बताया गया है सामाजिकता के रूप में अध्याय नंबर 5 में। मैं, आई शब्द जो है रिलेट कराता है कूले भी। और मैं के विभिन्न चरणों के बारे में जहां सामाजिक स्व शब्द रिलेट होता है वो भी अध्याय 6 में जिक्र किया गया है। पशु क्रोध यानी शत्रुता के बारे में जिक्र किया गया है अध्याय 7 में। अनुकरण अध्याय 18 में, सॉरी अध्याय 8 में। कुल 12 तो अध्याय ही है, तो 8 में ये जिक्र किया गया इमिटेशन यानी अनुकरण शब्द। ठीक, तो कई इसके अध्याय हैं, कुल टोटल 12 अध्याय हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। CH कूले की ये जो है किताब है। ठीक है, लेकिन एक नाम आ रहा है CH मीड के बारे में, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। उम्मीद है कि आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा भी है, समाजशास्त्री रहे हैं। इनकी अगर हम जिक्र करते हैं इनके कॉन्सेप्ट के बारे में, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा, उसे भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड के बारे में। ठीक है, इन्होंने एक बड़ा ही फेमस कॉन्सेप्ट रहा इनका, और उस कॉन्सेप्ट का नाम रहा माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। मैंने पहले भी पढ़ा रखा है। तो समाजशास्त्री जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने शिक्षण पर आधारित एक पुस्तक लिखा, और ये जिसे उनके छात्रों द्वारा मरणों उपरांत इसको प्रकाशित किया गया, मरणों उपरांत, और यह 1934 रहा है। मरणों उपरांत इसको प्रकाशित किया गया। ठीक है, ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद वहीं अगर हम बात करते हैं
दूसरा एक कॉन्सेप्ट इनका देखने को मिला, द सोशल सेल्फ करके, ये कॉन्सेप्ट आया। इस प्रतिक्रिया में जॉर्ज हर्बर्ट मीड महोदय ने सारी जो कॉन्सेप्ट थी समाज शास्त्र की, उन कॉन्सेप्ट को लेकर, उस फंडामेंटल प्रक्रियाओं को लेकर जिसको मौलिक हम लोग बोलते हैं, उन संबंधों में इसको लेकर जिक्र किया था, द सोशल सेल्फ के बारे में। हालांकि ये भी मरणोपरांत ही रहा और ये प्रतिक्रियाएं बेसिकली शामिल किया गया था 1934 के दौरान में ही, 1934 के समय में ही इस शब्द को भी इनके द्वारा ही मेंशन किया गया था, है ना। तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड महोदय का काफ़ी क्रियाएं जो है फेमस रही हैं। जिस तरीके से स्वयं का एक सिद्धांत आपने सामाजिकरण में पढ़ा होगा, तो स्वयं का जो सिद्धांत है वो किसका माना गया है? स्वयं का सिद्धांत, तो स्वयं का सिद्धांत जॉर्ज हर्बर्ट मीड का है। और इस सिद्धांत में इन्होंने आई, मी और सेल्फ जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया है ना। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। मीड ने स्वयं के सिद्धांत में आई के बारे में बताया है। आई मतलब मैं, है ना, आई का मतलब मैं। मी शब्द के बारे में बताया है, एम ई यानी मी शब्द, और एक सेल्फ शब्द के बारे में भी जिक्र किया है। तो ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक नाम आता है फ्रांसिस अब्राहम। आप लोगों ने इनके बारे में भी नाम सुना ही होगा, फ्रांसिस एम अब्राहम इनको कहा जाता है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में अगर हम बात करें तो एक शिक्षक के रूप में इन्होंने काम किया है, और यूएसए के जो है एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फाउंडेशन था, उसका ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनकी एक थ्योरी आई थी, और वो थ्योरी आई थी सन 1983 में, 1983 में आई थी। उस थ्योरी का क्या नाम था मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा, ठीक है। और ये थ्योरी का नाम था जो है सोशियो लॉजिकल थ्योरी, 1983 में एम फ्रांसिस अब्राहम का नाम आता है। ये आपको ध्यान में रखना है इस थ्योरी के बारे में, ठीक है। और इनकी कई ऐसे प्रतिक्रियाएं शामिल की गई हैं। इन्होंने एक मॉडर्न सोशोलॉजिकल थ्योरी के बारे में पढ़ाया है, यानी बताया है, आप उसे भी इसके अंतर्गत शामिल कर सकते हैं, ठीक है। सोशियोलॉजिकल थ्योरी के बारे में एन इंट्रोडक्शन के रूप में इन्होंने बातचीत किया था, और यह प्रतिक्रियाएं 1982 में शामिल किया था मॉडर्न सोशोलॉजिकल थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दो इनका कॉन्सेप्ट है, इनके अंतर्गत आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जे.एच. मॉर्गन के बारे में। जे.एच. मॉर्गन, जॉर्ज हर्टमैन का नाम आता है, आपने पेपर में यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखेगा जे.एच. मॉर्गन। इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनकी जो नाम है जॉन हार्टमैन मॉर्गन। इन्होंने अगर हम बात करें संवैधानिक कानून में विशेषता वाले वकील थे, है ना। और इनके द्वारा अगर हम बात करें तो इन्हें व्यवसायों को अधिक लाभदायक और स्थिर बनाना और उन पर नियंत्रण हासिल करने के लिए, पुनर्गठित करने के लिए किया जाने वाले क्रियाओं के बारे में जिक्र करते हैं जॉन हार्टमैन मॉर्गन महोदय। तो किसी क्रिया को नियंत्रित करना और पुनर्गठित करने की बात करते हैं, ठीक है, नियंत्रित करना और पुनर्गठित
गठित करने की बात करते हैं। इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और इनके द्वारा अगर हम बात करें, आर्थिक या वित्तीय संस्थानों की स्थापना में अहम भूमिका है। वित्तीय संस्थानों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी है। ठीक है, भूमिका है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए। तो इस सवाल का जवाब जो जाएगा ह्यूमन नेचर, ठीक है, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर किताब, वह नाम आता है C.H. कोले का नाम। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 56, वह अपराधी द्वारा पीड़ित को न्यायालय के आदेश पर भुगतान किए जाने से संदर्भित है। पहला है बहाली, दूसरा है क्षतिपूर्ति, तीसरा है एबी और दूसरा है चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो बहाली है, यानी एक प्रकार से आप ये कह लीजिए कि चुराई हुई वस्तु की उसके मालिकों को वापसी की बात करना, तो उस प्रक्रिया में हम बहाली शब्द को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रेस्टिट्यूशनल का शब्द यूज करते हैं इसको, और इसे बहाली कहा जाता है। मुआवजा भी उसी प्रतिक्रिया का पार्ट मानी जाती है। तो 156 का सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन, अगर हम बात करें, सवाल बड़ा ही आसान शब्द है। सर बहाली। वह अपराधी द्वारा पीड़ित को न्यायालय के आदेश पर भुगतान किए जाने को संदर्भित करता है। मतलब अब क्या करेगा सर क्षतिपूर्ति क्षतिपूर्ति होगा। क्षतिपूर्ति करेगा। तो क्षतिपूर्ति, अच्छा, यहां बहाली शब्द जो रिप्रेजेंट हुआ है ना, बहाली जो शब्द रिप्रेजेंट हुआ है, एक प्रकार से आप ये कहिए कि उसे धोखे में तो रखा गया, उसे धोखे में तो रखा गया, लेकिन उसकी दशा और हालत में सुधार करने की भी बात करती है, तो उस कंडीशन में उसे बहाली कहा जाता है। तो जब वह अपराधी द्वारा पीड़ित को न्यायालय में, है ना, उसकी दशा और हालत को सुधार किया जाएगा, तो उस कंडीशन में हम बहाली शब्द रिलेट कराएंगे। ठीक है, तो उसके भुगतान किए जाने को संदर्भित करेगा बहाली शब्द भी और क्षतिपूर्ति भी। इसलिए ऑप्शन जो जाएगा आपका ना, वो थर्ड सही होगा, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। बहाल करने की क्रिया या बहाल होने की अवस्था, है ना, पूर्व की स्थिति में लाना या वापस लाना, क्या कहलाती है? बहाली कहलाती है। वही क्षतिपूर्ति की ही कंडीशन होता है। तो दोनों शब्द यहाँ पे करेक्ट होंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही जाएगा। ठीक है, वह मनोवैज्ञानिक पहचानिए जिसने किशोरावस्था को तूफान या दबाव की अवधि कहा। लुइस टर्मा, अर्नोल्ड जेसेल, हेनरी गोडार्ड, स्टैनले हॉल। आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी सर। हॉल ने कहा था। बिल्कुल सही जवाब। अगर 157 का ऑप्शन अगर आप डी दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सत्य जवाब दे रहे हैं, सत्य है। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं, टर्मा, ये टर्मन है। यहां अगर हम बात करते हैं टर्मन, लुइस टर्मन, लुइस टर्मन है ये। लुइस टर्मन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। लुइस टर्मन महोदय, अगर हम बात करें, तो ये यूजेनिक्स के जो है प्रस्तावक है। ये किसके जो है प्रस्तावक है? यूजीनिक्स के। अब आप सोच रहे हैं यूजीनिक्स है क्या, बता सकते हैं आप? नहीं पता सर जी, बता दी। बिल्कुल, देखिए यूजेनिक्स क्या होता है, सिंपल सी बात है। मानव आबादी की आनुवांशिक गुणवत्ता को सुधारने का विश्वास और अभ्यास है ना। मानव आबादी की जो आनुवांशिकता की गुणवत्ता है, हेरिडिटी की, उसमें सुधार का अभ्यास या विश्वास है, वही यूजेनिक्स कहलाता है। इसलिए इनको कहा भी जाता है कि यूजेनिक्स के जो संस्थापक हैं या प्रस्तावक हैं, वो लुइस टर्मन है। 20वीं शताब्दी में
इन्होंने स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन में शैक्षिक मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान में अग्रणी रूप से ये जाने भी गए, लुईस टर्मन महोदय, है ना, लुईस टर्मन महोदय। तो इनकी प्रतिक्रियाएं बेसिकली हमें देखने को कई जगहों पर मिलती है, जैसे बुद्धि के सिद्धांत में, बुद्धि के सिद्धांत की प्रक्रिया में अगर हम बात करते हैं तो लुईस टर्मन महोदय की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो 1920 के दशक में देखने को मिला। शारीरिक माप, गतिविधियां, रुचि सहित उन स्तरों पर ध्यान देने की बात इन्होंने जिक्र किया था लुईस टर्मन महोदय। जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा सभी लोगों ने कि मैंने अगर आपसे बता भी है कि 20 से नीचे की बात अगर करूं आईक्यू लेवल, 20 से 35 से बात करूं आईक्यू लेवल की, 35 से 50 आईक्यू लेवल, 50 से 70 आईक्यू लेवल, 70 से अगर हम बात करते हैं 70 से 90 आईक्यू लेवल, 90 से 110 आईक्यू लेवल, मतलब 20 से नीचे वाले को प्रोफाउंड कहा गया, 20 से 35 वाले को सीवियर कहा गया, 35 से 50 वाले को मॉडरेट बोला गया, और 50 से 70 वाले को क्या बोला गया, माइल्ड बोला गया, 70 से 90 वाले को बॉर्डर लाइन बोला गया, और 90 से 110 वाले को जनरल, जो सामान्य लोग हैं, जो हम लोग आते हैं। तो इस प्रतिक्रियाओं में बेसिकली जब जिक्र होता है तो इस तरीके की जो सारणी देता है वो किसने प्रतिपादन किया था, लुईस टर्मन ने। ये जो आईक्यू लेवल का वो है कैटेगरीज है, वो बताया किसने है, लुईस टर्मन ने बताया है। लुईस टर्मन का बुद्धि का सिद्धांत भी है, लुईस टर्मन का बुद्धि का सिद्धांत भी संचालित है ना। आईक्यू के सूत्र में संशोधन की जो प्रतिक्रिया है बाद की, वो भी लुईस टर्मन की ही है, लुईस टर्मन का ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप टर्मन के बारे में जान सकते हैं, और यहां पर भूमिका होती है आईक्यू लेवल में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक और विद्वान का नाम आता है, और वो है अर्नोल्ड गेसल का नाम, अर्नोल्ड गेसल महोदय का नाम आता है। अर्नोल्ड लूसियस गेसल अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, बाल रोग विशेषज्ञ हैं, प्रोफेसर हैं ये गेसल महोदय। ये बाल स्वच्छता और बाल विकास के क्षेत्र में शोध किया है, और विशेष योगदान की भूमिका भी अर्नोल्ड गेसल्स महोदय ने अपना निभाया है। तो इनकी किताब आई थी इन्फेंट करके, इन्फेंट एंड चाइल्ड इन द कल्चर ऑफ टुडे, कल्चर ऑफ टुडे, अर्नोल्ड गेसल महोदय का 1943 में यहां इन्होंने इसके बारे में जिक्र किया था, यानी शैशवावस्था वगैरह के बारे में जिक्र ही करते हैं, तो बड़ी फेमस रही है, इसलिए आप इसको ध्यान में रख सकते हैं 143 के बारे में। इन्फेंट बिहेवियर के बारे में भी बात किया इन्होंने। जब भी कभी इन्फेंट शैशवावस्था शब्द रिलेट होता है तो इनका नाम जरूर देखने को मिलता है, अर्नोल्ड गेसल का नाम, है ना। इन्फेंट बिहेवियर, है ना, शैशवावस्था का व्यवहार के बारे में जिक्र करते हैं अर्नोल्ड गेसल महोदय, ठीक है। तो ये इनके बारे में भी आप लोग जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये बाल विशेषज्ञ रहे हैं, तो यहाँ पर इनका नाम देखने को मिलता है। वहीं जो है हेनरी गोडार्ड के बारे में बात करें, अब इनकी भूमिका जो है, हेनरी हर्बर्ट गोडार्ड 20वीं शताब्दी के दौरान इन्होंने यूजेनिस्ट और अलगाववादी के बारे में जिक्र किया था। अब देखिए, इन्होंने बुद्धिमत्ता भागफल या आईक्यू के अनुसार मापा, और उसका वर्गीकृत भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। जो उसका क्लासिफिकेशन है आईक्यू लेवल का, उस प्रक्रिया की भी हेनरी गोडार्ड ने भी जिक्र किया है। इन्होंने भी आईक्यू के फार्मूले में जिक्र किया है कि आईक्यू इज इक्वल MA/CA × 100। इस फार्मूले में भी इनकी भूमिका देखने को मिलती है।
तो इस फार्मूले की जांच पड़ताल की प्रतिक्रिया में गोडार्ड महोदय ने ये चीजें रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखना है हेनरी गोडार्ड महोदय के बारे में। ठीक है, बुद्धि संबंधी जो अक्षमताएं हैं उन अक्षमताओं के बारे में जिक्र इन्होंने किया है। ठीक है, और बुद्धिमत्ता जो आईक्यू लेवल है वो अल्फ्रेड बिनेट के ही द्वारा सबसे पहले दिया गया था सूत्र। ठीक है, सूत्र की बात करता है तो सबसे पहले उन्हीं के द्वारा आया हुआ था। ठीक है, अल्फ्रेड बिनेट का। ठीक है, और स्टैनले हॉले के बारे में आपको पता ही है, किशोरावस्था के बारे में जिक्र किया था। इसलिए इस सवाल का जो जवाब चला जाएगा फिर वो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 में कहा है कि किसने कहा कि पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में इसके विध्वंसक का विश्लेषण प्राथमिक पश्चिमीकरण और सांस्कृतिक आधुनिकीकरण, द्वितीय पश्चिमीकरण जैसे विभिन्न स्तरों पर किया जा सकता है। एम एन श्रीनिवासन, और अगर हम बात करते हैं जिटरबर्ग और डेनियल लर्नर और योगेंद्र सिंह। सही जवाब 158 होना चाहिए। सर एम.एन. श्रीनिवासन। बिल्कुल, अगर आप एम एन श्रीनिवासन की तरफ अगर रुख कर रहे हैं तो बड़ा ही अच्छी बात है। मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास समाजशास्त्री विद्वान रहे हैं। भारत के सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री अगर किसी को माना गया है तो वह नाम आता है मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास का ही। ठीक है, आपको बता दें कि इन्होंने दक्षिण भारत में जाति और जाति प्रथा, सामाजिक स्तरीकरण, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण पर कार्य किया है। इन्होंने प्रबल जाति की अवधारणा भी प्रस्तुत किया है ना। तो इस सवाल का तो करेक्ट जवाब, बड़ा आसान सा सवाल है, मैंने आप लोगों को इनके बारे में पढ़ाया भी है कई बार, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका पहला ही करेक्ट चला जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्पष्ट है, एक बार क्लियर करिएगा। जी सर। जी सर। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, यानी नेक्स्ट ऑप्शन पर, जिटरबर्ग के बारे में। जिटरबर्ग समाजशास्त्री आप कह सकते हो, या आप इन्हें सोशोलॉजिस्ट, बड़े ही फेमस पर्सन है ये सोशोलॉजी में। और मैं आप लोगों से कहूँगा कि इन्होंने समाजशास्त्र में जाति के साथ साथ, ठीक है, जाति के साथ साथ जो अन्य किसी पर्टिकुलर, जो कोई एक पर्टिकुलर जाति पर नहीं, अन्य जो जातियां हैं उन विभिन्न जातियों पर भी इनके द्वारा जिक्र किया गया है सोशोलॉजी में, जिटरबर्ग के द्वारा। तो उतनी भूमिका इनकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अगर मैं आपसे बात करूं तो उतना नहीं इंपॉर्टेंट है। फिर भी आप अगर किसी की अगर बात करें अगर हम कि विभिन्न जातियों पर अगर किसी ने जिक्र किया है तो जिटरबर्ग का नाम आता है ना। किसी पर्टिकुलर एक जाति पर इन्होंने जिक्र नहीं किया, और इन्होंने कभी भी पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, संस्कृतिकरण में एक पर्टिकुलर विचार विमर्श नहीं किया है जिटरबर्ग महोदय ने। ठीक है, तो इसलिए आपका ये तो बिल्कुल नहीं ऑप्शन होंगे। डेनियल लर्नर एक अमेरिकन राइटर है, ये अमेरिकन राइटर हैं ये। और इन्होंने अगर हम बात करें द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी के बारे में जिक्र किया था। हाँ, इन्होंने आधुनिकीकरण के बारे में बात किया है। तो ये बात आप कह सकते हो कि द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक सोसाइटी के बारे में जिक्र किया है। ठीक है, मॉडर्न द मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व का जो आधुनिकीकरण था उस पर इन्होंने अपनी भूमिका अदा किया है। ठीक है, तो ये बात आप कह सकते हैं डेनियल लर्नर के बारे में। ठीक है, अमेरिकी विद्वान है ये। आधुनिकीकरण सिद्धांत पर अपने अध्ययन के लिए ये जाने जाते हैं। आधुनिकीकरण इन्होंने दिया था। हाँ, योगेंद्र सिंह की बात अगर हम करें तो समाजशास्त्र में योगेंद्र सिंह महोदय की भूमिका हमें देखने को मिलती है। कहां पर? सोशियोलॉजी में। ठीक है, इनके बारे में आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। भारतीय समाजशास्त्री हैं ये। ठीक है, इन्होंने सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम पर बात किया था। कहां पर? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इग्नू में, है ना।
और आपको बता दें कि समाजशास्त्र विभाग के ये प्रोफेसर भी रहे हैं योगेंद्र सिंह महोदय। 2007 की अगर हम जिक्र करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा 2007 का इनका। इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अगर किसी से सम्मानित किया गया है तो वो 2007 में नाम आता है योगेंद्र सिंह का। ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रखेंगे। भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण किसने जिक्र किया है तो योगेंद्र सिंह ने जिक्र किया है, 1973 में जिक्र किया था। ठीक है। और योगेंद्र सिंह ने भारत में आधुनिकीकरण पर निबंध लिखा था 1978 में, 1978 में। ठीक है। भारत में संस्कृत परिवर्तन, पहचान और वैश्वीकरण पर भी जिक्र किया है योगेंद्र सिंह द्वारा, यानी योगेंद्र सिंह की भूमिका वहां पर भी हमें देखने को मिली है। तो भारत के ये समाजशास्त्र हैं, काफी फेमस रहे हैं, इनसे भी प्रश्न परीक्षा में आ जाते हैं। परंतु इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159, वह व्यवहार को समझने और उनकी व्याख्या करने के लिए प्राथमिक रूप से अपराध और अपराधियों पर ध्यान देता है। वह व्यवहार को समझना और उनकी व्याख्या करने के लिए प्राथमिक रूप से अपराध और अपराधियों पर ध्यान देता है। तो वो आपराधिक न्याय है कि अपराध शास्त्र है कि बाल न्याय है कि अपराध नियम है? कौन सा? अपराध शास्त्र सर। अपराध शास्त्र बता रहे हैं आप, और यहाँ पे 159 का सही जवाब आपने दिया है अपराध शास्त्र। बिल्कुल करेक्ट जवाब है, बिल्कुल। क्रिमिनोलॉजी यानी एक प्रकार से ये क्या दर्शाने का प्रयास करता है कि जैसे कानूनी नियम, कानूनों के उल्लंघन करने की नकारात्मक प्रक्रिया है जिससे समाज के तत्वों का विनाश होता है, उस प्रक्रिया में हम अपराध शास्त्र को समझते हैं। तो वह व्यवहार समझने और उनकी व्याख्या करने के लिए प्राथमिक रूप से अपराध और अपराधियों पर ध्यान देता है, वो है अपराध शास्त्र। और एक है आपराधिक न्याय, क्रिमिनल जस्टिस जिसको बोलते हैं आप लोग। और आपराधिक न्याय मैंने आपको पहले बता रखा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली जो है सामाजिक नियंत्रण का एक साधन है, क्योंकि समाज कुछ व्यवहारों को इतना खतरनाक और विनाशकारी मानता है कि वह उन्हें नियंत्रित करने का भरपूर प्रयास करता है ना, नियंत्रित करने का भरपूर प्रयास करता है। तो सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं बताइएगा? कि उन लोगों को न्याय प्रदान करना जिन पर अपराध करने का आरोप लगाया गया है। ठीक है, उस प्रक्रिया में आप इसको बताइएगा। उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस, आपको भली भांति तरीके से पता है जुवेनाइल जस्टिस के बारे में, और उसे किशोर न्याय कहते हैं, है ना। लेकिन यहां पे बाल न्याय के शब्द में रिप्रेजेंट हो रखा है। प्रक्रियाएं वही है कि किशोर मामलों में न्याय का अधिकार न्यायालय के समक्ष पेश करने की तिथि को, यदि किशोर 16 वर्ष से कम उम्र की है, तब उसे ऐसे किसी भी व्यक्ति को मृत्यु या उम्र कैद की सजा नहीं दी जाएगी, तो उसे सुधारने का मौका दिया जाएगा। एक सुधरने का क्या दिया जाएगा? मौका दिया जाएगा, और इसलिए उसे सुधार गृह वगैरह में रखा जाता है। तो वहां पर बाल न्याय शब्द रिप्रेजेंट होता है। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये कहता है कि व्यवहार को समझना और व्याख्या करने के लिए प्राथमिक रूप से अपराध और अपराधियों पर ध्यान देना, वो अपराध शास्त्र की बात है। प्रश्न ये है। तो यह शब्द यहां पर जिक्र होता है क्राइम लॉ, जिसको आप कहते हो अपराध का नियम, या कानून में अपराध का नियम। अब देखिए क्राइम लॉ क्या है? आपराधिक कानून, कानून का निकाय जो आपराधिक अपराधों को परिभाषित करता है, संदिग्ध व्यक्तियों की गिरफ्तारी, आरोप लगाने और परीक्षण को नियंत्रित करता है, और दोषी अपराधियों पर लागू दंड और उपचार के तरीके तय करता है। उस कंडीशन में हम इसे जो है क्राइम लॉ कहते हैं, या उसे हम अपराध का नियम कहते हैं। तो अपराध एक ऐसा कार्य है या कार्यों का संगठन है जिससे राज्य की शांति भंग होती है या हिंसा उत्पन्न होती है।
उसी पर नियम या कानून लागू करके उस पर कंट्रोल किया जाता है। उस कंडीशन में इसे अपराध नियम कहा जाता है। सवाल इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। आपने नाम सुना होगा एच पर्लमैन के बारे में, हेलन हॉरिस पर्लमैन। मैंने सामाजिक व्यक्तिक कार्य में मैं पढ़ा चुका भी हूं। हेलन हॉरिस पर्लमैन के द्वारा प्रतिपादित एक सिद्धांत है सामाजिक परस्पर परिवर्तन का सिद्धांत। क्या सामाजिक विघटन का सिद्धांत, समस्या समाधान का सिद्धांत या क्षेत्र का सिद्धांत? अब आपको बताना है कि कहां पर यह भूमिका देखने को मिलती है हेलन हॉरिस पर्लमैन की। बताइए। नहीं पता? सी ऑप्शन सर इसका नहीं पता। अरे भाई, ऑप्शन नंबर सी है, समस्या समाधान का उपाय। ओके सर, ओके। जैसे मैं आपको बता दूं, बड़े ही फेमस पर्सन रहे हैं ये समाज कार्य में। जब भी आप लोगों ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। हेलन हॉरिस पर्लमैन महोदय, इन्होंने सोशल केस वर्क, सोशल केस वर्क अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस का कॉन्सेप्ट 1957 में दिया था। इसको एक उपागम के रूप में भी जाना जाता है, व्यक्तिगत समाज कार्य के उपागम के रूप में भी, और ये हेलन हॉरिस पर्लमैन का है। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बता दे यहीं पे, रिलेशन है ना, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप द हर्ट ऑफ हेल्पिंग पीपल, ऑफ द हेल्प होगा ना, ऑफ हेल्पिंग करिएगा, ऑफ हेल्पिंग पीपल। ये कॉन्सेप्ट भी हेलन हॉरिस पर्लमैन के द्वारा प्रतिपादित किए गए सन 1979 में। यह दूसरा इनका कॉन्सेप्ट रहा है, काफी इंपॉर्टेंट रहा है। और इन्होंने ही द डांसिंग क्लास के बारे में, क्लॉक के बारे में भी बात किया है, द डांसिंग क्लॉक के बारे में भी जिक्र किया है। बट एंड अदर चाइल्डहुड मेमोरियल शब्दों को रिप्रेजेंट किया था। और इस प्रक्रिया को सन 1989 में हेलन हॉरिस पर्लमैन के द्वारा दिया गया था। तो ये तीन चीजें हैं, तीनों को आप अवश्य ध्यान में रखिएगा हेलन हॉरिस पर्लमैन के द्वारा। हेलन हॉरिस पर्लमैन महोदय की अगर हम बारे में बात करें तो आपने एक शब्द सुना होगा, निदान के प्रकार। किसका? निदान के प्रकार। मैंने उम्मीद है कि शायद मैंने पढ़ाया भी है निदान के टाइप्स के बारे में, जी सर। है ना। सामाजिक व्यक्तिगत निदान के जो प्रकार हैं वो 3 टाइप के डिवाइड किए गए थे, है ना। तो उस कंडीशन में अगर निदान के टाइप पूछे जा रहे हैं तो वो 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। किसने बताया था? एच पर्लमैन द्वारा बताए गए थे। किसके? निदान के प्रकार। तो आप लोगों को मैंने बताया भी है, एक होता है नैदानिक निदान, दूसरा होता है एटियोलॉजी, है ना, एटियोलॉजिकल निदान, जिसको हेतु विज्ञान या निदान का नाम देते हैं। तीसरा आपको मैंने बताया है एक गतिशील निदान। क्या? गतिशील निदान, ठीक है। तो इन संबंध में आपको ये बातें ध्यान रखना है, इटियोलॉजी, क्लिनिकल और डायनेमिक, जिसको हम गतिशील बोलते हैं। ये 3 टाइप के निदान भी इनके द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? एच पर्लमैन के द्वारा। ये बात भी आपको ध्यान रखने हैं पर्लमैन के अनुसार, ठीक है। समस्या समाधान के उपागम भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक ऑप्शन और आता है, वो आता है आपका क्षेत्रवाद का सिद्धांत। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को पता होगा फील्ड थ्योरी के बारे में। क्या आप बता सकते हो फील्ड थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी?
प्लीज, नहीं पता? अगर नहीं पता है तो आज क्षेत्रवाद का एक सिद्धांत आया, और क्षेत्रवाद का सिद्धांत अगर हम बात करते हैं तो वह कर्ट लेविन के द्वारा क्या किया गया, दिया गया। ठीक है, यह समझने पर महत्व पर बल देता है कि कैसे व्यक्ति और उसके वातावरण के प्रभाव के बीच संबंध व्यवहारों को आकार देने में मदद करेगा। इसलिए कर्ट लेविन की फील्ड थ्योरी बड़ी फेमस रही है, बड़ी फेमस रही है फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि फील्ड थ्योरी को आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है ये फील्ड थ्योरी। ठीक है, और उसके बाद अगर हम जिक्र करते हैं तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एक है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है, और वो भी क्रिमिनोलॉजी के अंतर्गत आती है। सामाजिक अव्यवस्था का सिद्धांत में अगर हम बात करते हैं तो कल ही आप लोगों ने एक प्रश्न देखा था और वहां पर आपने लगाया भी था किल्फर्ट शॉ का नाम। किसका नाम लगाता था आपने? किल्फर्ट शॉ का नाम। और आपने क्या नाम लगाया था? एक हेनरी मैके का नाम। कल के पेपर में मैंने ये सॉल्व करवाया भी था, है ना? सामाजिक विघटन का सिद्धांत नहीं याद है? लास्ट वाले जब डीएसएसबी के पेपर इसी में है, इसी क्वेश्चन पेपर में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक परस्पर का सिद्धांत, सोशल स्वैप थ्योरी कहा जाता है इसको, सोशल स्वैप थ्योरी कहा जाता है। आप स्वैप को सोशल एक्सचेंज थ्योरी कह सकते हो। जॉर्ज होमस के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? जॉर्ज जॉर्ज होम जॉर्ज थॉमस। हाँ, जॉर्ज होमस। सामाजिक विनिमय का सिद्धांत, सामाजिक लेन देन का सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन, परस्पर परिवर्तन का सिद्धांत जॉर्ज होमस के द्वारा, या आप कह लीजिए अंडरस्टैंडिंग सोशल एक्सचेंज थ्योरी के बारे में भी अगर जिक्र किसी ने किया है तो वह भूमिका जॉर्ज होमस की आती है। ठीक है, इसी को विनिमय का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, इस बात को आप अवश्य ध्यान में रखिएगा। इसे स्वैप थ्योरी भी कही जाती है। आप लोगों से जी कुछ कह रहे था? कब कोई बच्चा कुछ कह रहा है? ठीक है, आगे बात करते हैं। 161 में आप लोगों को मैंने टालकाट पार्सन्स के प्रयोजन मूलक पूर्ववांछित सिद्धांतों के बारे में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया है, और इसकी क्लासेस भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराया है। आपको बताना है कि उसमें क्या क्या सिद्धांत शामिल है, वो भी क्रम में बताना है। ये आपको, वो भी आपको क्या बताना है? क्रम में बताना है। 161 का सही जवाब क्या होना चाहिए, प्लीज स्पष्ट कर लें। बताइए। AGIL का नाम सुना है किसी ने? AGIL बताइए नहीं सर। जी। सर नहीं। नहीं सुना है तो ठीक है, सुन लीजिए। फिर भी मैं आप लोगों से कहूंगा कि मैंने इसकी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा रखा है, तो उससे जरूर आप लोग देखें। AGIL, सवाल को ध्यान सुनिए। ये पहला ए है, दूसरा जी है, तीसरा आई है और चौथा एल है। ए आपका पहला है, जी दूसरा है, तीसरा आपका आई है, चौथा आपका एल है। ठीक है, चौथा आपका एल है। यहाँ पे एल लिखा हुआ ना, AGIL। पी यहाँ पर पैटर्न मेंटेन कर लिया है ना? पैटर्न रख रखाव को शामिल इसने किया है, तो इसलिए आप यहाँ पे एल भी कह सकते हो, कोई नो डाउट, है ना? एल शब्द को भी आप यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हो, नो दिक्कत।
ठीक है, ठीक है। जी सर। जाता है AGIL के नाम से जाना जाता है। लेटेंसी शब्द है जो पैटर्न मेंटेनेंस शब्द होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोल दीजिए। लेटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लेटेंसी कहते हैं, पैटर्न अनुरक्षण को हम लोग, ठीक है, लेटेंसी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। अब जरा से समझिए कि अगर मैंने यहां पे पहले में कार्यात्मक, अच्छा ये क्या है, ये AGIL है क्या? ये 4 ऐसी सामाजिक व्यवस्था है। ये क्या है? ये सामाजिक व्यवस्था है। इस सामाजिक व्यवस्था को दिया किसने? पार्सन्स ने। किसने दिया? पार्सन्स ने। पार्सन्स। भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा। नाम क्या रखा? कार्यात्मक पूर्वापेक्षा, पूर्वापेक्षा। अब जो A है वो अनुकूल, एडेप्टेशन बोला जाता है ना? एडेप्टेशन यानी अनुकूलन बोला जाता है। मतलब किसी भी समाज को जीवित रहने के लिए भोजन और आश्रय की बुनियादी बातों की आवश्यकता होती है, और इनके होने से किसी भी समाज को अपने पर्यावरण पर नियंत्रण मिल जाता है, तो वह अनुकूलन होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा शब्द इन्होंने मेंशन किया, लक्ष्य प्राप्ति। लक्ष्य प्राप्ति, और लक्ष्य प्राप्ति को आप कह सकते हो गोल, अटेंडमेंट, यानी गोल को आपने अटेंड किया है। सभी समाजों को अपने सदस्यों के लिए कुछ प्रकार के सामूहिक लक्ष्य प्रदान करने की आवश्यकता होती है ना? और ऐसे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकारें संसाधन, कानून, अन्य संस्थागत तंत्र प्रदान करती, ताकि ऐसे लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। इसलिए लक्ष्य प्राप्ति भी यहां पे शामिल है। उसके बाद आता है एकीकरण। एकीकरण, एकीकरण की बात करते हैं तो यह शब्द होता है इंटीग्रेशन। एकीकरण मतलब इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन सभी समाजों को किसी भी संघर्ष में मध्यस्थता करने के लिए कानूनी प्रणाली होनी चाहिए। मतलब उस समस्या का समाधान करने के लिए एक कानूनी प्रणाली होनी चाहिए। इसलिए सामाजिक व्यवस्था को टूटने से बचाया जा सकता है, और वो क्रिया कहलाती है इंटीग्रेशन यानी एकीकरण। और एक होता है पैटर्न रख रखाव। क्या होता है? पैटर्न रख रखाव, जिसको आप लेटेंसी। हाँ, जिसको आप लेटेंसी कहते हो। बिल्कुल, लेटेंसी यानी पैटर्न रख रखाव, मेंटेन। यह शर्त शिक्षा और परिवार सभी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है, और ये संस्थाएं समाज के कामकाज के लिए आवश्यक मूल्यों की पुष्टि करने के लिए मौजूद होती है। तो पार्सन्स के लिए ऐसे बुनियादी मूल्यों को आगे बढ़ाने में मुख्य संस्था क्या है? धर्म है। मुख्य संस्था क्या है? धर्म है। तो इसी क्रिया में टालकाट पार्सन्स महोदय ने इन चीजों को रिलेट करा था AGIL को, और ये क्रम में बताया है मैंने, और आपको यही क्रम याद रखना होगा, और सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका B करेक्ट होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग। आगे जो है हम लोग इस पर भी बातचीत करेंगे, और भी सवाल अब इजी आएंगे, आप आसानी से इन सवालों को भी कर पाएंगे। जितने भी मैंने नोट्स दिए हैं आप लोगों को, जो नोट्स आप लोगों को मैंने करवा रखा है, आप उसे ज़रूर समय निकाल कर आप रखें। अभी तक आज मैंने देखो हेलन हॉरिस पार्लियामेंट के बारे में भी पढ़ाया, आप लोगों ने जवाब नहीं दिया एक्टिव होकर, ना ही आपने टालकाट पार्सन्स के बारे में बताया, ना ही आपने अभी उसकी किताब के बारे में बताया। ठीक है, कूले के बारे में, कूले की पूरी किताब लिखवाई है, और फिर उसके बाद MN श्रीनिवासन के बारे में आपको पूरा पढ़ा रखा है। तो एक बार जरूर उसको रिकॉल करें आप सभी लोग ना, उसको प्लीज़ एक बार रिकॉल करें। सारी चीज़ें मैंने करवा रखा है, और उससे क्या होगा कि आपको जो आने वाले टाइम में, जैसे जब मैं कल एक क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आप आसानी से, जैसे मैंने देखो पोस्को के बारे में पढ़ा रखा है आप लोगों को, राष्ट्रीय बाल नीति के बारे में पढ़ा रखा है आपको, है ना। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम जिक्र करते हैं तो इस दक्षिण भारत के कुर्ग, ये भी पढ़ा रखा है आप लोगों को। ठीक है, इसके बारे में बता रखा था। इन सभी के बारे में जब आप पढ़े रहेंगे तो आप आसानी से इन सब के जवाब दे पाएंगे। इन सभी के बारे में मैं कल आप लोगों से बातचीत करूंगा, ठीक है, आज नहीं। क्लियर? ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट।